अस्सलाम वालेकुम मसद। हाँ हाँ, आवाज़ क्लियर है? जी जी सर। ओके ओके। तो लेक्चर रिकॉर्ड पे है। सो लास्ट टाइम जो हमारे टॉपिक्स थे वो थे रिलेटेड जेड ट्रांसफॉर्म, वॉल्यूम प्लस जेड ट्रांसफॉर्म। लेक्चर्स शेयर्ड मैंने कर दिए हैं एलएमएस पे। वहाँ से आप लेक्चर्स को देख लीजिएगा, और ये जितने भी टॉपिक्स हैं फाइनल एग्जाम्स के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब उसके बाद जो हमारा टॉपिक है जो मैं इंतजार कर रहा था आप लोग आए, वो ये है कि डीटीएफटी, फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस, इनको टोटल कहते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। ठीक है। उसमें सबसे पहला है जो आज डीटीएफटी, जिसको हम कहते हैं डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। इसमें ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टीज, उसके फ्रीक्वेंसी रिस्पांस और उसकी डिफरेंस इक्वेशन, फिर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एंड ट्रांसफर फंक्शन, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एंड इम्पल्स फंक्शन, फिर सिस्टम आउटपुट इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। ये सारी चीजें जो है ना इसमें हम देखेंगे, मतलब इस टॉपिक के साथ। तो डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म है क्या? इज ए फ्रीक्वेंसी टूल यूज्ड टू फाइंड द स्पेक्ट्रम ऑफ ए सिग्नल एक्स ऑफ एन आर द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ ए सिस्टम। एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे मिसाल तौर आपके पास जो हम नॉर्मली सिग्नल जो होते हैं ना टाइम डोमेन में, उसको अगर याद हो तो हम उसका निकालते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या है? जैसे मैं पहले भी शायद जिक्र हुआ जब मैं आपको करवा रहा था, ये टॉपिक था ना हमारा, क्या नाम है, एलियासिंग का, एलियासिंग इफेक्ट और सैम्पलिंग वाला, उस टाइम भी जिक्र हुआ था। एक्चुअली में होता क्या है कि हमारे पास जो रैंडमली, मतलब कोई भी सिग्नल होता है ना, ये तो साइन है, मगर मिसाल जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे आवाज का भी कोई ना कोई सिग्नल होगा। इस तरीके से दुनिया में जो भी सिग्नल है ना, तो एक फोरियर मैथमेटिशियन था, उसने एक नई चीज डिस्कवर की या मेथड बताया एनालिसिस का। वो ये था, उसने कहा कि भाई दुनिया में जो भी सिग्नल है ना, उसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं इन दी साइनोसाइडल कंपोनेंट्स। अब साइनोसाइडल कंपोनेंट्स क्या है? मतलब साइन और कॉस में। ठीक है, आवाज क्लियर आ रही है? आवाज जी क्लियर? सर, जी जी, आवाज आवाज क्लियर है। ओके ओके। अच्छा, साइन और कॉस में अब उसका फायदा क्या हुआ? अब बात समझने की है। उसका फायदा ये हुआ कि हमारे पास जो है साइन और कॉस के मैथमेटिकल एनालिसिस के टूल्स जो है ना बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। तो हमने क्या किया, कोई भी सिग्नल है उसको ब्रेक डाउन किया साइन और कॉस में। फिर सवाल पैदा यहाँ पर ये होता है कि ये कैसे हो सकता है कि हर कोई सिग्नल साइन और कॉस का बना हुआ हो? इस तरह में सारे सिग्नल एक जैसे हो सकते हैं? उसका जवाब था नहीं। वो कैसे? क्योंकि हर सिग्नल का जो साइन और कॉस कंपोनेंट है ना, उसमें साइन और कॉस कंपोनेंट्स का जो तादाद है ना, वो डिफरेंट है। फॉर सपोज मेरे जो वॉइस है इसमें साइन और कॉस का कंपोनेंट फॉर सपोज साइन के दो हैं और कॉस के दो हैं। हो सकता है मिसाल तौर जो हमारा एक फैन से जो आवाज जनरेट हो रही है उसमें साइन और कॉस के कंपोनेंट अलग होंगे, या एक परिंदे होते हैं उनमें जो आपके पास आवाज जनरेट होती है वो भी किस्म का सिग्नल है, तो उसमें साइन और कॉस के कंपोनेंट्स जो है ना जुदा होंगे। तो उन साइन और कॉस के कंपोनेंट्स को हम क्या करते हैं, उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। मैं कहूँ मिसाल लो ये इसका स्पेक्ट्रम है, इट मीन यहाँ पर जो एक्स एक्सिस पे हमारा फ्रीक्वेंसी है, वाई एक्सिस पे उन फ्रीक्वेंसीज का एम्पलीट्यूड कितना है वो होता है, और उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। इसके स्पेक्ट्रम से हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो सिग्नल था इसके टाइम डोमेन में जब ब्रेक डाउन करेंगे इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो ये कंपोनेंट्स उसमें होंगे। ये हमें स्पेक्ट्रम से पता चल रहा है कि इस सिग्नल का कौन कौन सा कंपोनेंट होगा साइन और कॉस का। बात क्लियर हुई? जी जी सर। क्या समझ में आया? सही आपने कहा। जो स्पेक्ट्रम, जो ये जो हर जो सिग्नल, हर जो मतलब जो भी आवाज है, हर आवाज की जैसे अपना तो उसका सिग्नल होता है। मतलब ये है कि उसकी अपनी वैल्यू होती है। और जो हर जो ना, और जैसे
हर जो सिग्नल है वो जो ना अपना कास्ट और साइन और कास्ट में नहीं होता, क्योंकि सबकी जो ना वैल्यू अपनी अपनी होती है। उसके नहीं अलावा सर वो आपने बताया। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। यहाँ पे आवाज तो मैं सिर्फ ऐसे बात बता रहा हूँ, सैंपल ले रहा हूँ। सिग्नल कोई भी हो सकता है, सिर्फ आवाज नहीं, पहली बात। दूसरी बात, सिग्नल की डिकम्पोजिशन हम कर रहे हैं किसमें? हम कह रहे हैं कि वो डीएफटी में। साइन और कॉस में, मतलब कोई भी सिग्नल होगा ना, वो बना हुआ किसका होगा? ये ऐसे ही है जिस साइन और तरह कास्ट सर। मैं आपको कहूँ कि दुनिया की हर बिल्डिंग जो है ना, उसमें ईंटें होती ईंटों से बनी हुई है। पर हर बिल्डिंग अलग अलग है, मगर ये बात भी गलत नहीं है ना, हर बिल्डिंग में ईंटें तो होती है ना। तो वो, मगर ठीक है हर हाँ। बिल्डिंग में ईंटों का तादाद अलग अलग होता है, ऐसे ही है हाँ। ना। हम्म। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही है कि साइनोसाइडल जो कंपोनेंट्स है ना इन सिग्नल्स के अंदर, हर सिग्नल में अलग अलग साइनोसाइडल कंपोनेंट्स हैं, मतलब, और उनकी फ्रीक्वेंसीज भी अलग है और उनके जो एम्पलीट्यूड्स भी अलग हैं, हर साइनोसाइड। ठीक क्योंकि है। जब साइन की हम बात करें तो उसमें फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड तो होगा, तो वो भी अलग अलग होगा। अब उस अलग अलग एम्पलीट्यूड को हम जब किसी एक फिगर में हम, फिर सवाल ये होता है कि भाई कोई कहेगा हमें कैसे पता चलेगा कि भाई इस सिग्नल में इतने फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं, इस सिग्नल में इतने हैं, इसमें इतने हैं, तो हम क्या करें? तो उसका सिंपल सा जवाब है कि आप, हमारे पास ना उसके लिए एक बनाया हुआ चार्ट जिसको हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, ठीक है, या स्पेक्ट्रम कहते हैं हम उसको। उसमें क्या होता है, उसमें वही सिर्फ साइनोसाइडल कंपोनेंट्स और उनका एम्पलीट्यूड होता है। मतलब ये अगर सिग्नल है ना, साइन वेव, तो इस साइन वेव ये एक ही है, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस होगा ना, वो एक ही होगा यहाँ पे बस। क्यों? ये खुद एक ही कंपोनेंट है और इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पे लिखा होगा, और ये उसका जो है हो जाएगा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। इसमें हमें ये पता चल रहा है कि इस सिग्नल में सिर्फ एक ही जो है ना साइनोसाइडल कंपोनेंट्स है। अगर सपोज करें ये सिग्नल हो कोई इस तरीके का, अब मिसाल लो इसमें जो है ना 3 साइनोसाइडल कंपोनेंट या 4 कहते हैं, तो ये कुछ इस तरीके का बना हुआ होगा। मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे 4 साइनोसाइडल कंपोनेंट्स हैं इस सिग्नल में। अगर सपोज करें ये कोई और इस तरीके का सिग्नल हो, मैं सपोज कर रहा हूँ, तो इसमें सपोज करें कि इसमें कोई 8 या कोई 10 फ्रीक्वेंसी साइनोसाइडल कंपोनेंट्स हैं, तो वो इस तरीके लिखा हुआ। अब हम जब स्पेक्ट्रम को देखते हैं, हमें पता चल रहा है कि ये जो स्पेक्ट्रम इसका है, इसमें 8 कंपोनेंट्स हैं साइन के, और हर कंपोनेंट की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है और उसका एम्पलीट्यूड भी अलग अलग है। अब बात क्लियर होगी? हाँ तो आहिस्ता आहिस्ता सर, तो करेंगे फिर सुन लूंगा ना सर बाद में। चलो सही है, ठीक है, इसको लेक्चर्स रिकॉर्ड भी देख लीजिएगा। जी जी सर। ओके, सो ये तो हो गई थ्योरेटिकल बात। ये वही चीजें लिखी हुई हैं इसमें जो मैंने बताई हैं। द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ ए सिस्टम इज कंपोज ऑफ 2 पार्ट्स। अच्छा, एक मैग्नीट्यूड रिस्पांस होता है, दूसरा फेज रिस्पांस। अच्छा, मैग्नीट्यूड और फेज रिस्पांस जो है, ये क्या है? जो हमने जितना बार मैंने कहा ना कि ये एक यहाँ पे एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी होगी और यहाँ पे एम्पलीट्यूड होगा, मगर ये भी बेसिक्स हमें पता है कि किसी भी सिग्नल का 3 पार्ट होते हैं, एक फ्रीक्वेंसी, उसका एम्पलीट्यूड और उसका फेज। तो जाहिर बात है हर कंपोनेंट का अपना अपना फेज भी होगा, तो उसको एक अलग ग्राफ में हमें शो करते हैं जिसको हम कहते हैं फेज रिस्पॉन्स, ठीक है। उसमें एक्स एक्सिस में फ्रीक्वेंसी होती है और वाई एक्सिस में, हर मिसाल लो इस फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का जो फेज था, सपोज करें पाई डिग्री था या जो भी था, तो उसको यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस पे उसका फेज आएगा कि कितना है। तो उस वजह से जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को हम, मतलब होता है कि एम्पलीट्यूड रिस्पांस एंड फेज रिस्पांस, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल्स आगे सॉल्व है ना, देखेंगे तो उसको और भी मजीद क्लियरिफिकेशन हो जाएगी। अच्छा, अब जो है, this is a consequence of the fact that the frequency response is a complex number and therefore can't be written in polar form. अच्छा, इससे जो हमें ना फायदा ये होगा कि हम फिल्टर्स को डिजाइन करना, उनको जो है बिहेवियर को एनालिसिस करने में आसानी होती है, और ये हम यहाँ इस फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स से ही कर रहे होते हैं। तो आगे जैसे प्रॉब्लम देखेंगे तो आगे हो जाएगा। सिंपली
जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है जो DTFT है उसका फार्मूला ये है। समझ आ रहे हैं? क्या होता है, एक हाँ सर। सिग्नल है ना, उस सिग्नल को जब हम DTFT ध्यान में रखें, ये है डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। किसी भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को जब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसको हम कहते हैं डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो इसके अलावा एक और भी ट्रांसफॉर्म है जिसको हम DFT कहते हैं, वो अभी आगे हम देखेंगे उसमें फर्क क्या है। सो इसका जो फार्मूला है कि कोई भी सिग्नल हो उसके साथ e⁻j⍵। अच्छा, ये ओमेगा यूं लिखा हुआ है, आपको काफी बुक्स में ना ये मिलेगा ओमेगा। सो उसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, दोनों का मकसद यहाँ पर सेम ही है। जनरली बुक्स में ना यही मैंने यही लिखा होता है, ये W की तरह जो लिखा होता है, ठीक है, तो मकसद ओवरऑल सेम ही है। तो ये समीशन साइन -∞ टू +∞, ये इसका फार्मूला है। और इस एच ऑफ ओमेगा जो आएगा ना, इसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ किसका, एच ऑफ एन का। आई बात समझ में? जी जी सर। ओके। अच्छा, ये फाइनल एग्जाम्स के हवाले से बहुत टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जेड ट्रांसफॉर्म, फ्रीक्वेंसी, DFT, और उसके अलावा फिर जो है हमारा फिल्टर डिजाइनिंग, जेड ट्रांसफॉर्म, फिल्टर इनवर्स जेड डिजाइन। ट्रांसफॉर्म, ये सारा मतलब लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं और अटेंड नहीं किए थे आप लोगों ने, तो वो हो अच्छा गया। सर। सर ये कब कब से स्टार्ट है, कब स्टार्ट है? एग्जाम जो है ना मोस्ट प्रोबेबली मेरे ख्याल में लास्ट वीक ऑफ दी जून है। अभी टाइम टेबल आएगा तो उसमें पता चलेगा, मगर इसी तरीके से ही है। अच्छा, क्विज भी है कल मैंने रखी हुई है, आपको याद ही होगा, मैंने काफी आपको दिन याद है? पहले अनाउंस की हुई है। कल क्विज होगी, एक ये भी है, एक और क्विज होगी, और असाइनमेंट इंशाल्लाह आज दे दूंगा, असाइनमेंट नंबर 2 और 3। सब असाइनमेंट नंबर वो, 1 भी हाँ। 1 भी नहीं सबमिट करवाई है, क्यों? नहीं तो वो करवाते हैं, मैंने रात में डाउनलोड की, वो सेकंड की, जैसे सेकंड ओपन कर रहा था उसमें कुछ भी नहीं था। नहीं, सेकंड अभी रखी नहीं है, आज रखूंगा। सेकंड एंड थर्ड ना आज ही रख दूंगा, इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड। सेकंड जो है जेड ट्रांसफॉर्म से है, और जो थर्ड जो है हमारा असाइनमेंट वो इन टॉपिक से होगी, DFT, DTFT, और इनसे रिलेटेड होगी। सो जो है ना, ठीक है सर। और जो मैं नोट्स दिए हुए हैं मैंने LMS पे भी दिए हुए हैं, और हाँ हाँ। इनको देख लो अच्छे तरीके से, मैं इनसे ही सारा पढ़ा रहा हूँ, कोई आउटसाइड से चीजें इतनी नहीं है मेरी। और इनको देखते रहें, कहीं पर भी कोई क्यूरी हो तो पूछते रहें, मगर अभी बहुत सीरियस हो जाए क्योंकि बहुत ही लो पार्टिसिपेशन है, मतलब क्लास में लिंक आता ही नहीं है कोई, मैं बैठा होता हूँ हाँ तो रिकॉर्डिंग बिल्कुल, और। देखिए याद। ओके। अच्छा, तो अब इस पे आते हैं बैक टू दी दिस इशू जो कि हम एक्चुअल में देख रहे हैं। डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला अभी आपके सामने ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं कि डिजिटल फ्रीक्वेंसी। डिजिटल फ्रीक्वेंसी है क्या, क्या एक्चुअल में, ये जो ओमेगा होता है ना, इसको हम कहते हैं कि क्योंकि ओमेगा 2 पाई एफ डिवाइडेड बाय एफ एस। अब ये है क्या, नॉर्मली ओमेगा किसके बराबर होता है, याद है आपको? नहीं सर, अभी तो ओमेगा नहीं, वन ये तो पॉइंट बहुत सिंपल है, फिजिक्स वगैरह में हम पढ़ते हैं ना। एक ओमेगा जो टू जिसको पाई कहते हैं क्या कहते हैं कि रोटरी फ्रीक्वेंसी कहते हैं ना, क्या कहते हैं इसको, रोटेशन के साथ जो एसोसिएटेड होता है ना, जिस तरह सर्किल्स में जो चीज घूम रही है, एंगुलर 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 वेलोसिटी, जी जी। एंगुलर एक्सीलरेशन, तो ये सारा ये एंगुलर में आता है ना। तो अब एंगुलर या रोटेटिंग में होता है तो उसका क्या होता है, 2 पाई आता है। तो इसका नॉर्मली जो रिलेशन होता है एक फ्रीक्वेंसी का, जिसको हम कहते हैं कि ये रोटरी फ्रीक्वेंसी, जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी और ये हमारी ओमेगा, इसका रिलेशन होता है 2 पाई एफ। अब क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी है। आई बात समझ में? कंटिन्यूस का मतलब ये है कि ठीक जिस तरह साइन वेव है ये है ना, अब ये कंटिन्यूस है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी जो है इसको हमने क्या शो किया, एफ से। अब 2 पाई इसके साथ ओमेगा में आता है। अच्छा, जब इस सिग्नल को हम सैंपल कर देते हैं, जब इसकी डिस्क्रीट टाइम में हम कन्वर्ट करते हैं, तो ये सिग्नल कुछ इस तरीके का बन जाता है। ये सारे पहले लेक्चर्स में हमारा जिक्र हुआ था, अगर याद हो तो।
इसको किसी एक खास सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी से हम जो है ना इसको क्या कहते हैं, सैंपल करते हैं, और उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं एफ एस। आई बात समझ में? तो इस वजह से जो डिजिटल फ्रीक्वेंसी जिसको हम कह रहे हैं वो ये है कि 2 पाई एफ को डिवाइड कर दिया हमने किसके साथ, एफ एस के साथ, और ये 2 पाई इसका ओमेगा का सेम आ गया, तो ये हो गया, थोड़ा मैसी बन गया ये यहाँ पर, 2 पाई एफ ओवर एफ एस, तो ये बराबर हो गया ओमेगा के, तो इसको हम कहेंगे डिजिटल फ्रीक्वेंसी, और ये वही लिखा हुआ है। आई बात समझ में? सही सर, ठीक है। अच्छा, तो डीटीएफटी जो है डीटीएफटी एज सिग्नल का जो है आपके सामने फॉर्मूला सारे आ गए। अब हम आते हैं डीटीएफटी का प्रॉब्लम। ओनली दी 4 non-zero samples at n is equal to 0, n is equal to 1, n is equal to and are contributing to the transform। अब ये एक प्रॉब्लम है जिसको हम कहते हैं, ये ग्राफिकली दिया हुआ है x ऑफ n, ठीक है, नजर आ रहा है? ठीक है, आ रहा है। ओके, तो जो है ये जो सिग्नल है ये में दिया हुआ है एक्स ऑफ एम, और एक्स ऑफ एन यहाँ पर क्या है कि n इज इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू 2 है, n इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू जो है इसकी -2 है, और n इज इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू 3 है, और n इज इक्वल टू 3 पे 0, एंड n इज इक्वल टू जो आपके अलावा अगर 4 पे इज इक्वल टू 1, ये इसकी वैल्यू है। अच्छा, ये यही बता रहा है कि ये जो है ना n इज इक्वल टू 0, 1, 2 और 4 पे जो है ना इसमें कुछ ना कुछ वैल्यूज है, बाकी जगहों पे 0 है। फार्मूला हमारे पास एक्स ऑफ ओमेगा का ये है जो हमने अभी करके देखकर आए हैं, ठीक है, ई पावर माइनस जे एन ओमेगा। ओके, अब क्या हमें इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? बड़ा ही सिंपल सा रूल है। आप क्या करेंगे, पहले उठाएंगे एक्स ऑफ एन, यहाँ पे वैल्यू एन इज इक्वल टू पुट करें 0, तो ये क्या बन जाएगा, ई पावर जे 0 ओमेगा। तो ई पावर 0 किसके बराबर हो जाएगा, ई पावर 0 किसके बराबर, किसी की नंबर के ऊपर 0 हो तो क्या होगा, 0 पे सर अपना 0 पे 2 हो रहा है सर। जे 0 पे 2 हो रहा है। 0 पे 2 हो रहा है, ई पावर 0 किसके बराबर होगा, ई पावर किसी की भी नंबर के ऊपर 0 होता है तो क्या होता है, 0 था, लेकिन यहाँ पे तो जो अपना 2 के साथ मिल रहा है वो हम्म 0 पे 0 ही होता है वैसे तो सर। ई पावर 0 किसके बराबर होता है, मैं जनरली किसी भी नंबर के ऊपर हो 0 तो क्या होता है, किसी भी नंबर के पावर में 0 हो। सर अपना किसी भी नंबर में तो 0 ही होता है सर वो कुछ। वो 0 ही होता है। किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 तो 0 होता है। जी हाँ, जी सर। थोड़ा सा सर्च करें, ये तो बहुत बेसिक मैथमेटिक्स है, आपको ये भी नहीं पता। हम्म किसी पावर में 0 हो तो वहां पे 1 होता है। हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ।
वहां पे 1 होता है। एग्जैक्टली जो मैं पूछना चाह रहा हूँ यही था कि किसी भी नंबर के ऊपर जब पावर 0 पुट करते हैं तो वो जो है बराबर हो जाता है 1 के ऊपर, ठीक है, 1 हो हाँ जाता है। तो यहाँ पर सेम सिनेरियो पहले टर्म में आता है। हमने क्या किया, पहले n इज इक्वल टू 0 पुट किया क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक है, मगर हमारे पास n की वैल्यू जो है ना कहाँ पर एग्जिस्ट करती है, सिर्फ इन 4 पॉइंट्स पर। तो हम माइनस इन्फिनिटी से नहीं लेंगे, हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे 1 2 एंड 4 पहली बार। जब हम n इज इक्वल टू 0 पुट किया तो ये बन गया x0 और ये बन गया e पावर 0। तो e पावर 0 किसके बराबर होता है, होता है 1 के। 1 और के। x0 पर वैल्यू कितनी है, x0 पर वैल्यू कितनी है 2। 2, तो ये आ गया 2। क्लियर। अच्छा, ये उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास, हमने n इज इक्वल टू 1 पुट किया, ये बन गया n इज इक्वल टू 1 और ये बन गया e पावर j n, क्योंकि 1 हो गया तो 1 को हम लिखते नहीं है नॉर्मली, तो ये बन गया e पावर माइनस j ओमेगा। तो ये तो e पावर माइनस j ओमेगा सेम ही सेम रखा हमने, ठीक है। और ये जो x ऑफ n 1 है, x ऑफ 1 किसके बराबर है, ये किसके बराबर, ये x किसके का 1 बराबर है ये -1 पे। -1। तो यहाँ पर -1 इसके साथ मल्टीप्लाई किया, अगेन 1 तो हम लिखते नहीं है, तो ये माइनस आ गया और e पावर माइनस j ओमेगा आ गया। क्लियर। अच्छा, तीसरा क्या, n इज इक्वल टू 2 पुट करें तो n इज इक्वल टू 2 पुट यहाँ पे किया, n इज इक्वल टू 2 पुट यहाँ पे किया, तो ये टर्म तो सेम ऐसे वैसे के वैसा आ गया, e पावर माइनस j ओमेगा माइनस j 2 ओमेगा। और यहाँ पर x पावर जो 2 है, x ऑफ 2 किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, जी असद आवाज आ रहा है, असद मेरी आवाज आ रहा है। हेलो, आवाज क्लियर मेरा, ओके। सो आई होप कि आवाज आपको क्लियर पहुंच रही होगी, अगर कहीं नहीं आ रही तो मुझे जरूर मैसेज के थ्रू एक्नॉलेज कर दीजिएगा। ओके, सो ये हो गया वो। अच्छा, सेम तरीके से हम n इज इक्वल टू जो है पुट करेंगे 4। अच्छा, n इज इक्वल टू 3 भी पुट कर सकते हैं, मगर फायदा नहीं है क्योंकि n इज इक्वल टू 3 पे x ऑफ 3 किसके बराबर है, 0 के। तो 0 यहाँ पे किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो उस टर्म की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो इस वजह से हम उसको एड ही नहीं करेंगे। सो हम अब आते हैं x इज इक्वल टू 4 पे, तो x और सो n इज इक्वल टू 4 पे, तो x ऑफ 4 जो है किसके बराबर है यहाँ पर, 1 के। तो पहले तो इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर e पावर माइनस j4 ओमेगा हो गया, तो 1 मल्टीप्लाई हुआ, ये सेम आ गया। तो ये जो सिग्नल था x ऑफ n, इसका डीटीएफटी वर्जन जो है वो ये आपके पास आ गया। अच्छा, सिमिलरली हमारे पास एक और प्रॉब्लम है जिसको हम जो है देखेंगे। अब आहिस्ता से हम आगे बढ़ रहे हैं तो थोड़े सी ना चीजों को डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे ताकि चीजें के बेसिक से चल रहे हैं तो क्लियर होती जा रही हैं। ओके, शायद उससे डिस्कनेक्ट हो गया। ओके, अच्छा, अब सेकंड जो प्रॉब्लम है हमारे पास वो ये है कि find the DTFT of the signal x of n is equal to 4 u of n minus u of n minus 3। ठीक है, इसका जो डिफरेंस है उसमें से 4 जो है मल्टीप्लाइड है। अब ये x of n हमें दिया हुआ, उसका हमें कहा गया कि हमें DTFT निकाल के बताओ। अब यहाँ पर अगर आपको जो है ना प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है, सिर्फ थोड़ा सा चीजों को पहले देखना है। x ऑफ u ऑफ n किसके बराबर था, ये डिस्क्रीट में ये क्या बन जाता है, कुछ इस तरीके का एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के जो पल्सेस हैं वो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द n वेयर n इज ग्रेटर देन 0
इज कांस्टेंट, ठीक है। सो अब यहाँ पर ये जो है ना कांस्टेंट होता है। अब ये जो n-3 है ना, ये भी u ऑफ n है, मगर इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, ये जो u ऑफ n है ये एक्चुअल में ये 3 यूनिट, मतलब अगर मैं इसको कहूँ 1, ये 2 और ये 3, तो ये 3 के डिले के बाद जो है ना ये स्टार्ट होगा। आई बात समझ में? तो अब इस सिग्नल में से इसको अगर माइनस करेंगे तो ये वाले जो पार्ट है ना पूरा का पूरा हो जाएगा डिलीट। क्यों? क्योंकि ये तो 0 है, यहां तक तो ये होगा कि इसकी कोई वैल्यू -0, तो जो है वैल्यू यही मिलेगी। मगर यहाँ पर जो भी वैल्यू है उसको माइनस ये करेंगे तो यहाँ पर भी वैल्यू है, तो ये माइनस टू माइनस 0 हो जाएगा। तो हमारे पास टोटल जो सिग्नल एक्चुअल बचेगा इसके बाद वो ये बचेगा, ठीक है, n=3 तक। और यहाँ पर हमें गिवन है कि उसके साथ भी 4 मल्टीप्लाइड है, इट मींस ये सारे इनका एम्पलीट्यूड जो है ना 4 हो जाएगा। सो हमारे पास सिग्नल बचा क्या एक्चुअल में, सिर्फ ये सिग्नल, तो u ऑफ n माइनस u ऑफ n माइनस u ऑफ n-3, जो कि न्यूमेरिकल में इस तरीके से निकलेंगे तो ये बन जाएगा। चलो ठीक है, पहला पार्ट तो हमारा क्लियर हो गया कि जो x ऑफ n है उसको हमने एक सीक्वेंस फॉर्म में ले गया आगे। अच्छा, ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे n=0 है और फिर ऑनवर्ड्स राइट साइड पे n=1 2 3 ऐसे सीक्वेंशियल चलते जाएं। अब यहाँ पे लेफ्ट में वैल्यूज दी हुई नहीं है, अगर होती तो वो n=-1 -2 -3 की होती है वैल्यूज, ठीक है। सो अच्छा, जब भी नॉर्मली फॉर सपोज अगर एरो ना दिया हो तो अंडरस्टूड है कि फर्स्ट एलिमेंट इज ऑन द n=0, ये अंडरस्टूड, ठीक है। अब फॉर्मूले में अप्लाई करें, फॉर्मूला हमारा क्या है, फॉर्मूला हमारा जो है आपका वही DTFT का है, x ऑफ ओमेगा, ये जो है माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक x ऑफ n e पावर माइनस जे एन ओमेगा। ओके, सो इस प्रॉब्लम में हम जो है आगे बढ़ते हैं। एग्जैक्ट सेम वे में हम जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कैसे? n=0 पुट किया तो ये बन गया फैक्टर 1, और यहाँ पे n 0 पे इसकी वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पर 4 आ गया। n= पुट किया हमने 1, तो x ऑफ 1 किसके बराबर है, x ऑफ 1 जो है आपके बराबर है 4 के, और ये बन गया e पावर j ओमेगा, सिंपल, क्योंकि n=1 पुट किया तो 1 मल्टीप्लाई j ओमेगा के साथ होता, तो वो j ओमेगा ही बनेगा, ठीक है। अच्छा, फिर n=2 पुट किया तो n=2 पुट करने के लिए मतलब ये बन गया x ऑफ, यहाँ पे 2, x ऑफ 2 पे जो वैल्यू है वो भी 4 है, तो यहाँ पर भी 4 आ गया, और यहाँ पे बन गया e पावर माइनस j की जगह 2 आ गया, तो e पावर माइनस j 2 ओमेगा। तो ये हमारा इसकी हो गया DTFT वर्जन ऑफ द दिस सिग्नल जो हमें यहाँ पर मिला है। अच्छा, अब इसको जो है डिस्क्रीट ट्रांसफॉर्म या ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको जो क्या कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, यही फोरियर की इक्वेशन, क्योंकि e पावर j ओमेगा जो होता है जिसको हम कहते हैं यूलर आइडेंटिटी, ये किसके बराबर होता है, cos ओमेगा माइनस j sin ओमेगा, ठीक है। अगर ये ओमेगा उससे रिप्लेस करते हैं तो यही DTFT का फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट हो जाता है। हमने और कुछ भी नहीं किया, ये x ऑफ n अपनी जगह है, ये सबमिशन वाला भी अपनी जगह है, सिर्फ इसको रिप्लेस कर दिया है इस पार्ट से, क्योंकि ये एलियर आइडेंटिटी का और एलियर आइडेंटिटी से हमें पता चलता है कि e पावर माइनस j ओमेगा बराबर होता है cos ओमेगा माइनस j ओमेगा, ठीक है। अब क्योंकि ये डिस्क्रीट टाइम है तो इसके साथ n आएगा, ठीक है। सो ये जो है हमारे पास ये एक हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ द DTFT फॉर्मूला, ठीक है। ट्रांसफॉर्म इज डिफरेंट एट ईच डिफरेंट डिजिटल फ्रीक्वेंसी। ये क्या मतलब है कि जो आपके पास जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होंगी
उधर आपके पास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू डिफरेंट आएगी, जो कि अभी हम देख भी रहे हैं और आगे भी देखेंगे भी। ओके, अब ये यही जो सिग्नल है इनका जो है आपके पास विजुअल सिग्नल में देखा जा रहा है। अब ये क्या हो रहा है, एक सिग्नल है एक्स ऑफ एन, ठीक है, एक साइनोसाइडल फॉर्म में कोई भी सिग्नल दिया हुआ है जिसका एम्पलीट्यूड -1 से लेके +1 तक है, ठीक। अब ये जो सिग्नल है आपके पास एक्स ऑफ एन जो है ना, ये इसको यूं प्लॉट किया हुआ है यहाँ पर। अच्छा, यही सेम सिग्नल कॉस को अगेन यहाँ पर प्लॉट किया, इसमें प्लॉट किया हुआ, ये प्लॉटिंग की हुई है, आप लोग भी खुद भी कर सकते हैं कि यही का 0.05 पाई एन लिखें और एन की वैल्यू एन इज इक्वल टू 0 से लेके 1 तक कंप्यूटर मेटलैब में लगाएं तो इजीली ये ग्राफ आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, ये जो है अब बजाय ये नीचे वाला पार्ट है, आप नोट करें कि अब ये सेम ही रखा है, इस पार्ट को जो है चेंज कर रहा है जो नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखो 0.1 कर दिया तो ये आ गया। ये ये जो एक्चुअल में बताने की कोशिश ये है कि जैसे जैसे हम वैल्यू चेंज करते हैं, इसमें जो कोएफिशिएंट है ना, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है, ये नोट कर रहे हैं। सिर्फ इस पार्ट को देखें कि ये वैल्यू चेंज हो रही है, पिछले में 0.15 था, उससे पहले 0.1, फिर उसके बाद 2 हो गया, तो ये ऐसे ऐसे कंप्रेस होता जा रहा है सिग्नल, ठीक है। सो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अब प्रॉपर्टी ऑफ द डीटीएफटी, ये एक दो प्रॉब्लम्स हमने किए, मगर ये जो प्रॉब्लम्स हमने किए हैं ये डायरेक्ट विद द हेल्प ऑफ द फार्मूला किए हैं। अच्छा, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जिसमें हमें डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करें तो हमारे लिए जो है ना आंसर तो शायद आ जाएगा यकीनन, क्यों, मगर उसकी जो कैलकुलेशन टाइमिंग और कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएंगी और चांसेस ऑफ द एरर भी ज्यादा होते हैं। सो हमेशा से हमारे पास एक पैटर्न यही रहा है कि हम जो भी थ्योरम या ट्रांसफॉर्म पढ़ते हैं तो उससे एसोसिएटेड उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हमें जो है ना ड्यूरिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत हेल्प करती हैं। तो एग्जैक्टली सेम वे में जो डीटीएफटी है जिसको डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म है, इसकी भी अपनी प्रॉपर्टीज हैं और वो बहुत हेल्पफुल है जब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं। सो पहली प्रॉपर्टी टाइम डिले और टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अजय बहुत सारी प्रॉपर्टीज है ना बाय नेम जो है ना रिजेम्बलेंस करती हैं जो कि दूसरी, और उनका कॉन्सेप्चुअल मेथड जो पैटर्न है तो वो तकरीबन वही है। जिस तरीके से जेड ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज है, अब उसमें टाइम या डिले की प्रॉपर्टी हो गई या पीरियडिसिटी की प्रॉपर्टी होगी, ये सारी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि जिसका जो जो भी मकसद या जो थ्योरी होती है वो यही होती है कि टाइम में जब डोमेन में जब डिले आता है तो उसका उनके जो रिस्पेक्टिव ट्रांसफॉर्म में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो वहां पे जेड ट्रांसफॉर्म में उसका इम्पैक्ट अलग था कि उसमें जेड पावर उतना आ जाता है, माइनस में जितना डिले हुआ उतना शिफ्ट हो गया। तो सिमिलरली डीटीएफ टीम का भी अपना एक पैटर्न है कि उसमें इम्पैक्ट क्या पड़ता है, उसको हम विद द हेल्प ऑफ फार्मूलाज जो है ना कोशिश करेंगे देखेंगे। सो लेट्स मूव टू द टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी या टाइम डिले प्रॉपर्टी, ठीक है, बात सेम ही है। टाइम शिफ्टिंग में होता क्या है, आपका एक सिग्नल है ओरिजिनल सिग्नल एक्स ऑफ एन, ठीक है। अब एक्स ऑफ एन जो है उसको डिले किया जाए बाय सम वैल्यू, जिसको हम सपोज कर रहे हैं डिले को बाय एम, मतलब एम कोई भी वैल्यू हो सकता है डिले 1 यूनिट हो, 3 यूनिट हो, 5 यूनिट हो, जितना भी डिले का हो रहा हो वो जो डिले है वो हम जो है एम से शो कर रहे हैं। अच्छा,
अब एज पर द फॉर्मूला हमारे पास यही x ऑफ n जिसको हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं वो यहाँ पर आएगा, e पावर j जो है जे एन ओमेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अभी इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है इस पे कि आपके पास जो जितना डिले आता है, ये जो डिले नजर आ रहा है ना आपको, ये वाला, वो डिले आपका मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब उसके पावर में आ जाता है जो आपका एक्सपोनेंटल है। ठीक है, और ये जो है आपका बन जाता है एक्स ऑफ एन ओमेगा। एक्स ऑफ एन ओमेगा ये क्या था अगेन, ये जो बराबर था एक्स ऑफ एन ई पावर जे माइनस जे एन ओमेगा। आप समझो कि इसके साथ जितना डिले आया है उतना ई पावर जे ओमेगा मल्टीप्लाई हो गया इस इक्वेशन के साथ। ये है डिले का फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा, a delay of m steps into the time domain appears in the DTFT domain as a complex exponential delta। ठीक है, जितना भी टाइम डोमेन में डिले आता है वही सेम टाइम डिले उतना एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई हो जाता है उस x ऑफ n के जो आपने DTFT निकाला होगा या जो फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला होगा उसके साथ e पावर माइनस जे ओमेगा मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर फॉर सपोज डिले 1 है तो m इज इक्वल टू 1 करेंगे तो e पावर जे ओमेगा बन जाएगा क्योंकि m इज इक्वल टू 1 है, एंड सो ऑन। सो अच्छा, इसका जो हमें फायदा क्या होगा इस प्रॉपर्टी का, जो बहुत सारी हमारे पास जो इक्वेशन जो टाइम डिले वर्जन में लिखे होते हैं, स्पेशली जिस तरीके से हमने कहा था कि इक्वेशन जो होती हैं एक इम्पल्स फॉर्म में लिखी जाती हैं, एक डिलेड इम्पल्स फॉर्म में जो हम लिखते हैं, सपोज करें जो एक कोई भी सिग्नल होता है उसको डिलेड इम्पल्स फॉर्म में लिखते हैं। तो अब इस तरह के क्वेश्चंस को हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द जो डिले प्रॉपर्टी, उसको विदाउट एनी अप्लाइंग डायरेक्ट फॉर्मूला जो कि बहुत लेंदी हो जाएगा, हम उसको डायरेक्टली जो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और जितना जितना भी डिले है उस डिले को बस ई पावर एक्सपोनेंशियल में करते जाएंगे और हमारे पास जो है एक पूरा जो वैल्यूज आती जाएंगी। ठीक है, सो यहाँ पर जो है हमारे पास वो है। तो delay property of DTRC also makes it convenient from a difference equation to a frequency response very straightforward। अब डिफरेंस इक्वेशन क्या है कि जिस तरीके से टाइम डोमेन में जो कंटिन्यूस डोमेन के लिए डिफरेंस इक्वेशन होती है, इस तरीके से जो डिस्क्रीट जो सिग्नल्स होते हैं या डिस्क्रीट सिस्टम्स होते हैं उनके लिए डिफरेंस इक्वेशन होती है। मतलब वहां पे डिफरेंशियल तो नहीं होता, तो डिफरेंस इक्वेशन होती है जिनके प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए हैं जो पिछली वीडियोस में। ठीक है, जिन्होंने अटेंड नहीं किया तो उसको वो देख लेंगे, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। सो उन इक्वेशन में जो डिफरेंस इक्वेशन है उनको आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं इन दी फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। क्या है कि आप डायरेक्टली जो जिस तरीके से मैंने अभी जिक्र किया था ना आपको कि जो जेड डोमेन है उसकी भी एक डिले प्रॉपर्टी है, तो जेड डोमेन में जो जेड पावर -1 पावर -2 ये भी क्या होता है, जितना भी डिले होता है उस डिले को हम जेड के पावर में पुट कर देते हैं, बस सिंपल उसमें ये होता है। तो यहाँ पर डायरेक्टली जेड जो है ना उसको रिप्लेस कर दो, जितना भी पावर है ना उसको उस नंबर को जो है पावर में रखते हैं ई पावर माइनस जे ओमेगा में, वो नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब पावर में जितना जेड पावर -2 में। यहाँ पे देखो जेड माइनस टू है, इट मीन जेड पावर -2 है, इट मीन ये हो जाएगा जेड पावर ई पावर -j2। ये 2 कहाँ से आया, यहाँ से। इस तरीके से यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है, इट मीन 1 है, 1 कहाँ से है, यहाँ से, एंड सो ऑन। तो ये जो पैटर्न है हमारा, इसको हम जो है ना कैरी करते जाएंगे तो हमारे पास डायरेक्टली एक डिफरेंस इक्वेशन से जो कि ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट होती है वो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस आपको मिल जाएगा। जी ऐसे आप बीच में डिस्कनेक्ट हो गए होंगे, होपफुली आपको चीजें जो है समझ में आ जाएंगी। नहीं इट नहीं सर, मीन आइडिया है वो कर रहा हूँ, बस बाकी रिकॉर्डिंग है वो सुनेंगे सब। नेट बंद हो गई थी मेरी। ओके ओके,
ठीक है, रिकॉर्डिंग्स से ना, अच्छा ये लेक्चर्स ना, इनकी रिकॉर्डिंग्स भी वैसे भी रखी हुई है, मैंने डिस्कशन सेशंस रखे हुए थे कि जो भी ठीक क्यूरीज है। हो आप लेक्चर सुने और उन क्यूरीज को हम यहाँ भी डिस्कस करें। मतलब ये मेरा पूरा ये नहीं था कि मैं पूरा लेक्चर बैठ के दूंगा, मगर नहीं अब सही है। क्योंकि आप लोग रिकॉर्डिंग सुनते ही नहीं है शायद, ये आम पार्टिसिपेशन है ही नहीं, तो मैं दोबारा ये ना पूरे लेक्चर की तरह है ना रिवाइज कर रहा हूँ, ताकि इसमें तो चीजें होपफुली समझ में आ जाए। मगर ये मैं बार बार रिमाइंड करवा दूं, फाइनल पेपर जो है ना उसमें टॉपिक्स बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि मिड में जो हमने टॉपिक्स किए थे वो भी सेम, वो तो ज्यादा इतने नहीं होंगे, मगर उसके बाद के टॉपिक्स भी ज्यादा है हमारे पास। स्पेशली जेड ट्रांसफॉर्म हो गया, सॉरी ये फोरियर ट्रांसफॉर्म हो गया, एफएफटी, डीटीएफटी। अब इनके लेक्चर्स ऑलरेडी शेयर्ड हैं और बड़े कॉम्प्रिहेंसिवली जो है ना रिकॉर्डेड हैं, उनमें काफी मेहनत करके की हुई है। तो अच्छा मैंने रात देखेंगे। जी एलएमएस पे, एलएमएस पे अपलोडेड है। एलएमएस मैंने भी वही देखे एलएमएस पे। वहाँ असाइनमेंट मैंने कहा असाइनमेंट जमा करनी है सबकी, तो आज बैठ के सबकी असाइनमेंट करूंगा, क्योंकि बीच में कुछ दिन डिस्टर्ब हो गया था, और हमारा सारा एक काम हो गया था ना, रिश्ता पक्का हुआ था, तो उसके मामले में भी घर वालों का ये करो वो करो, कभी कहाँ जा रहे हैं, फिर गाड़ी खराब हो गई, मसले ही मसले। बिल्कुल, अल्लाह आपकी भलाई करे। और मगर ये है कि ये काम भी सस्पेंस पे करें और ये बहुत ही स्लो, वही तो इसका टेंशन है था, क्योंकि ये मेरा आखिरी 5 कोर्सेज है, उसके बाद खत्म। क्योंकि मैं जो है ना बहुत ही स्लो रिस्पांस मुझे पूरे थ्रू आउट इस सेमेस्टर मिला है। और एक स्टूडेंट का काम होता है टीचर को मतलब पुश करे, इधर तो उल्टा ही हो रहा है, मैं बार बार पुश कर रहा हूँ। और मत, इसमें क्या हो रहा है कि एक्चुअल में ना फ्लो नहीं बन रहा सही। जब आगे से रिस्पांस आता है ना तो टीचिंग मतलब इफेक्टिव भी होती है, और पढ़ाने में भी मजा आता है, समझाने में भी मजा आता है, और चीज़ों को एक्सप्लेन करने का भी बंदा। मगर हमें रिस्पांस ही नहीं मिलेगा कि सामने से बच्चे को समझ में आ रहा है नहीं, इवन देख ही नहीं रहा। मतलब वो देखने की चलो बात ही लगे, मैंने तो काफी दफा ऐसे भी हुआ है कि लिंक दे के बैठा हूँ आधे आधे घंटे तक, कोई नहीं आता। सर मेरी नेट पहले खराब थी, तो अभी मैं नेट आपकी बात सही नहीं हो गई है। कर मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं जनरली, क्योंकि क्लास में दूसरे लड़के भी हैं, सिर्फ आप नहीं हैं। आपने फिर भी रिकॉर्ड, आपने सेशन अटेंड किए मुझे पता है, मगर बाकी लड़के आते नहीं हैं। और मैंने आप लोगों से पूछा भी है कि मुझे अपना टाइम बता दें, अगर आप लोगों को मेरे टाइम कन्वीनियंट लगने रखे, मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसा टाइम रखूँ जिसमें आप लोग सारे कन्वीनियंट। सुबह का टाइम है, जुम्मे का दिन है, तो मोस्टली जो है ना आप लोगों को टाइम होता है। और वैसे ना भी हो ना तब भी आप लोगों को ये जो है, जारी पता कोर्स फुल टाइम स्टूडेंट्स हैं, तो आपको पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए। बाकी काम भी जरूरी है, कभी कभी हो जाते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, हमें भी हो जाते हैं। मगर उन कामों को जो है ना मद्देनजर रखते हुए आप लोगों को इसको भी एडजस्ट करना है। और डीएसपी एक जी रिलेटिवली दूसरे सब्जेक्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें मैथ और जो है ना उसके कॉन्सेप्ट उनका मिक्सचर है। सो उम्मीद है कि अभी तो वैसे ही टाइम एंड हो गया। अभी मैं चाह रहा हूँ कि ना इंटरेक्टिव सेशन हो जिसमें आप लोगों को डिस्कस करें क्यूरीज वगैरह जो समझ नहीं आता। कि फाइनल ऑनलाइन तो जरूर होगा, मगर पेपर इस तरह नहीं होंगे कि डायरेक्ट पेपर हो आप दे देंगे। जब तक चीज समझ में नहीं आई हुई तो पेपर नहीं हो पाएगा, और जो नहीं करेंगे तो कुछ में फिर कुछ भी नहीं हो सकेगा। ठीक है नहीं, अपने, वो सही बात है। ठीक है। मिड में भी काफी लड़कों के मैंने जो एक ओवरऑल जनरली देखे हैं कि इतना अच्छा मतलब नहीं किया हुआ है, हालांकि बहुत इजी पेपर किया हुआ था, वो सारे लेक्चर्स में से ही था, मतलब जो मैं समझाए हुए थे उनमें से ही चीजें थी। मैं अभी क्या कहूँ। सर मेरा जो ये इशू हो गया था ना, कि मुझे जाना पड़ा था वहाँ, आपको बताया था मैयत पे जाना पड़ा था, तो मैं तो पेपर कर रहा था, अगर मैं चलना है तो चलना है, तो मेरे अंकल थे वो, तो फिर फिर वहाँ गया अस्करी फोर, फिर चलो वहाँ की अल्लाह जल्दी खैर, में गया हूँ, वो ये भी चीज़ों फिर को आया थोड़ा हूँ सा फिर। मैनेज कर लें अपने एंड पे। मेरा कहने का मकसद सिर्फ हाँ ये है कि ताकि मसले मसाइल बाद में ना हो। ऑलरेडी हाँ। जो है हम अ, मतलब लेट सेशन ये कोर्स असाइन हुआ था, वो पहले की क्लास में रह गई थी, उनको कोशिश करके रिकॉर्डिंग में कवर करने की कोशिश की है, मगर फिर बस सर भी। ये आज सर, जैसे आज तारीख है सर 11, तो मतलब ऐसे इस हफ्ते के बाद जो अगला हफ्ता है, उसके बाद वो आखिरी हफ्ता होगा हमारा। मेरे ख्याल में ऐसे ही होगा, अभी डेट आएगा तो पता चलेगा कि क्या है।
ऐसे ही साहब कुछ। जी कह रहे थे कि ये जो ना 20 दिन आपको पढ़ने होंगे, 20 दिन बाद जो ना आपके फाइनल एग्जाम है। 20 दिन बाद जो मतलब कब दिन आपने ये कहा है? ये 20 दिन मतलब डीन साहब ने जो ना रिकॉर्डिंग करवाई है 1 जून को या 2 जून को रिकॉर्डिंग करवाई है किसने? डीन साहब ने, के? कि भाई ये जो ना वैसे हमारे पास 2 हफ्ते बच गए, 20 दिन। तो 20 दिन के बाद जो ना हमारा फाइनल होगा, तो हम आपको इसलिए नहीं बुला रहे और टीचरों को कह रहे हैं कि आप वैक्सीन लगवा के आ जाएं। तो ये जो जैसे ही अपना ये आनंद अच्छा ठीक है सिस्टम ठीक है हो ठीक। जाएगा। ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ये चलो कहा हम था ना इसको कि ये देखते हैं, आखिरी है। हम इनको देख लेते हैं क्योंकि चीजें हमारे पास अभी डीटीएफटी के बाद डीएफटी का पोर्शन है, उसके बाद फिर हमारा जो है फिल्टर डिजाइनिंग है। अच्छा, ये लेक्चर्स मेरे तकरीबन रिकॉर्डेड हैं, अब उनको जी देखने जी। हैं सारे के, उनमें से ही लेक्चर्स में से ही चीजें होंगी। सो कोशिश करें कि चीजों को समझ लें। मैं क्विक क्विक करने के लिए यहाँ पर हूँ। एक 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 करके बैठूंगा तो पूरे लेक्चर हो गया और उसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि आप लोग रिकॉर्डिंग सुने मेरी, हाँ, नहीं नहीं। जो पूरा प्रॉपर रिकॉर्डेड है, और उनको आगे डिस्कस करें। ठीक है, सो हमसे पेपर इसमें से होगा ना, थ्योरी में से? मैथमेटिक्स होगी, पेपर प्रॉब्लम्स इस होंगे, फिर इसमें प्रॉब्लम्स हैं अच्छे खासे। और ये जिस तरह अभी प्रॉब्लम्स किए हैं इनके अच्छा। प्रॉपर ये प्रॉब्लम्स होंगे, पेपर थ्योरी नहीं होगा, प्रॉब्लम्स होंगे उसमें। थ्योरी नहीं होगी, थ्योरी भी? थ्योरी थोड़ी होगी, ज्यादा नहीं होगी। तो 10 नंबर की, 10-15 नंबर की थ्योरी दे दे, बाकी वो कर दे। अभी देखता हूँ मैं, अभी वो फाइनलाइज नहीं कर, जब बनाऊंगा उस टाइम देखूंगा। मगर उसमें देरी सही बड़े है। डीएसपी में आपके पास जो है थ्योरी है, मगर उससे प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं, तो मैं प्रॉब्लम्स करूँगा। सही है, इंशाल्लाह। ठीक है सर। ठीक है, सो ठीक है देखो। ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी है जो पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी, ये क्या एक्चुअली में ये भी डिले प्रॉपर्टी है, मगर इसमें उसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो डिले आ रहा है वो 2 पाई का फिक्स है। ठीक है, अब वो 2, जब डिले हम 2 पाई करते हैं ना, एक बड़ी यूनिक चीज हो जाती है। वो क्या होती है कि जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल था ना, वो ही हमें सेम सिग्नल मिलता है। मतलब हम कोई सही और है। डिले करें तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, और उससे हमारा कंपोनेंट क्या मल्टीप्लाई हो जाता है, ई पावर जे ओमेगा, और वही जो नंबर जितना डिले किया गया, डिले ए किया है तो यहाँ पे वो आएगा। मगर जब हम डिले 2 पाई करते हैं तो ये जो नंबर है ना, यहाँ पर हमें वही ओरिजिनल सिग्नल मिलता है। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं पीरियड, पीरियडिसिटी प्रॉपर्टी। क्यों पीरियडिक क्या होता है? पीरियडिक वो होता है कि एक खास किस्म डिले के बाद है ना, जो है ना आपके पास वापस दोबारा नंबर जो है वो वही सेम आना शुरू हो जाता है सिग्नल। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं पीरियडिसिटी। तो सेम यहाँ पर वही है, डीटीएफटी इज ए पीरियडिक विद ए पीरियड 2 पाई। इन अदर वर्ड्स ऑल डीटीएफटी रिपीट्स एवरी 2 पाई फॉर ऑल ओमेगा। ठीक है, सारी फ्रीक्वेंसीज के लिए जो डीटीएफटी का सिग्नल बनता है वो अपने को जो है ना रिपीट करता है आफ्टर दी जो 2 पाई। बात क्लियर हो गई? सही है। और ये बड़ी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। इससे एक और नई चीज जो है ना आगे हम सीखते हैं, जो आगे आपके ना आएगी, उससे हम एक और चीज ड्राइव करेंगे। फिलहाल इसको ध्यान में रखें। ठीक है, डीटीएफटी इज ए पीरियडिक विद ए पीरियड ऑफ 2 पाई, ये वही बात है जो हमने यहाँ पे कर ली है। डी अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखें, ये क्या लिखा हुआ है? डीटीएफटी सही है, नजर नहीं आ रहा? हाँ, डीटीएफटी टेस्ट। DTFT tests the signal against infinite number of frequencies and measure how well an impulse response resonates with each. When a test frequency is close to the frequency of the impulse response, the DTFT produces a strong response, otherwise it produces a weak signal. अब होता क्या है, DTFT में हमारे पास जो यहाँ पर ये नोट करें, जो चीज वो समझाने की कोशिश कर रहा है वो ये है कि ये क्या है, ये माइनस इन्फिनिटी से लेके एन प्लस इन्फिनिटी तक है। मतलब हमें अगर किसी भी सिग्नल का, अगर फॉर सपोज एक सिग्नल है उसका आपको डीटीएफटी निकालना है, अगर प्रॉपर डीटीएफटी निकालना है तो उसकी जो आपको सैंपलिंग करनी है वो मतलब इनफाइनाइट तक हो, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। इसका मतलब ये होगा कि उसमें बहुत सारी वैल्यूज चाहिए। और आपको पता है कि जब भी
किसी सिग्नल की सैंपलिंग करते हैं तो हर सैंपल पे एक मेमोरी जनरेट हमें रिक्वायर्ड होती है, मतलब जितनी ज्यादा सैंपल होंगी उतनी ज्यादा उसकी डेटा जनरेट होगी और उतनी ज्यादा डेटा जो है हमें स्टोर करनी पड़ेगी। तो माइनस इंफिनिटी का मतलब है कि आपके पास इंफिनिटी मेमोरी हो, जो कि प्रैक्टिकली कंप्यूटेशन डिवाइसेस में तो पॉसिबल ही नहीं है कि हमारे पास जो है इनफाइनाइट मेमोरी थोड़ी होती है। तो इसके लिए हमें क्या है, एक कॉन्सेप्ट है अब जिसको हम कहते हैं डीएफटी। डीएफटी में क्या होता है, हमारे पास जो है ना यही सेम फ्रीक्वेंसी रिस्पांस मगर लिमिटेड सैंपल के साथ हमें हो जाता है काम। आई बात समझ में या नहीं? अभी ये बात समझ में आई? जी सर। क्या समझ में आया, सब्सक्राइब करें। सर मैंने कहा ये आप दोबारा रिपीट करें। कहाँ से? ये सर अपना ये A0Y से सर, जो जनरल इक्वेशन का हम जो अच्छा जनरल अच्छा, जो रिफ्रेशर की ला। मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं तो अभी ये डिस्कस करूंगा। अभी मैं तो सिर्फ वो पूछ रहा हूँ, द्वितीय का मैंने क्या जिक्र किया। डिस्क्रीट टाइम पर ट्रांसफॉर्म। हाँ बोलें बोलें। हाँ सर ये पीछे करो थोड़ा। ओके मैं रिपीट कर लेता हूँ भाई। डीटीएफ में मैंने कहा था ना कि फॉर्मूले में क्या है, फॉर्मूले में आपकी जो एन की वैल्यूज हैं वो माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक है। अगर यहाँ पे देखें तो ये देखो, माइनस नहीं सर प्लस नहीं सर। ठीक है और जो फार्मूले में। ठीक है प्रैक्टिकली हर सैंपल का मतलब है कि मेमोरी, और इनफिनिट इनफाइनाइट सैम्पलिंग का मतलब है इनफाइनाइट मेमोरी, और जो कि हो ही नहीं सकता पॉसिबल। अच्छा ये जो बात है ना, यहाँ से लिंक बनता है डीटीएफटी और डीएफटी का रिलेशन। अच्छा यहाँ इस बात को फिलहाल रखो साइड में। अच्छा ये जो जनरल इक्वेशन है किसकी, डिफरेंस की, मैंने डिफरेंस डिफरेंस इक्वेशन। अब क्योंकि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एंड डिफरेंस इक्वेशन का रिलेशन यहाँ में बताया जा रहा है। डिफरेंस इक्वेशन क्या है कि जो जिस तरीके से हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है ना कंटिन्यूस सिस्टम्स के लिए, तो यहाँ पर आपके पास डिस्क्रीट सिस्टम्स के लिए डिफरेंस इक्वेशन है। ये सारी चीजें पहले डिस्कस हो चुकी हैं, और डिफरेंस को किस तरीके से ब्लॉक डायग्राम में कन्वर्ट करना है, ये सारी चीजें हमने की हैं पिछले लेक्चर्स में। तो अब इस डिफरेंस इक्वेशन को हम ओपन करें तो ये 0 से लेके n तक, मतलब इसमें आप जो है ना k की जगह वैल्यूज रखते जाए। मिसाल लो a k इज इक्वल a0 yn, फिर a k इज इक्वल 1। हाँ मतलब जैसे जैसे k की 0 1 2 3 वैल्यू पुट करते जाएं और इन टर्म्स को ऐड करते जाएं। तो एक साइड ये बनी, उसके बाद क्या करें, इक्वल की साइन देख, ये सेम साइन यहाँ पर आ गई। फिर अगेन इसमें k की वैल्यू जो है ना 0 से लेके m तक लेके चलें। ये बात समझ में आ गई? हाँ सर आ रही है। m 0 से लेके m तक वैल्यू होता है। m की वैल्यू क्या होगी सर? m कोई भी मतलब वैल्यू हो सकती है, तभी तो m दिया हुआ है। मतलब ये एक से ही कि कोई भी वैल्यू हो सकती है 0 से लेके m, मतलब कोई भी वैल्यू, कोई मगर वैल्यू कोई हो। भी लिमिटेड वैल्यू होगी, इनफाइनाइट नहीं होगी। सही है। ठीक है। अब इट कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू द फ्रीक्वेंसी डोमेन बाय टेकिंग द डीटीएफटी ऑफ इट। अब हम क्या करेंगे, यही सेम डिफरेंस इक्वेशन से फ्रीक्वेंसी रिस्पांस निकाल रहे हैं, और फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का मतलब क्या है, डीटीएफटी। तो डीटीएफटी हम इस डायरेक्ट पूरी इक्वेशन का इन दी जनरल फॉर्म निकाल रहे हैं। तो कैसे निकलेगा, हम इस इक्वेशन का डायरेक्ट यहाँ पर जो है फ्रीक्वेंसी डीटीएफटी अप्लाई करेंगे। और डीटीएफटी अप्लाई करने का क्या है कि हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है डिले प्रॉपर्टी। डिले डिले में क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे हर टर्म में एक डिफरेंट डिले है, और जितना डिले है माइनस। उतना हम ई पावर जे ओमेगा मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन के साथ। अब y ऑफ n का जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस जो आएगा उसको कैपिटल y ऑफ ओमेगा से शो किया जाता है। तो ये जो है यहाँ पे आ गया कैपिटल y ऑफ ओमेगा, और a नॉट क्योंकि कोएफिशिएंट सेम ही आएगा, ये भी a1 सेम ही आएगा। y ऑफ n माइनस 1, यहाँ पे जो डिले है उसको किससे शो करवा रहे हैं, e पावर जे माइनस जे ओमेगा। डिले 1 है तो यहाँ पे 1
पावर में मल्टीप्लाई किया तो क्योंकि फर्क नहीं पड़ता 1 मल्टीप्लाई करने से सेम ही आएगा। और वाई ऑफ ओमेगा, फिर इस तरीके से यहाँ पर ए टू सेम, जितना डिले है उतना ई पावर जे ओमेगा मल्टीप्लाई होगा और वाई ऑफ ओमेगा सेम एंड सो ऑन। और एग्जैक्टली सेम वे में यहाँ पर होगा। अब फर्क यहाँ पे सिर्फ ये होगा कि यहाँ पर एक्स ऑफ एन है, वाई ऑफ एन नहीं है, तो यहाँ पे एक्स ऑफ ओमेगा आएगा, बाकी सेम पैटर्न आएगा। अब समझ में आ गई बात? बात क्लियर है? जी आ रही है सर, सही है। ओमेगा तो ओमेगा से क्यों दी सर ये फार्मूले का है, ये फार्मूला का ये ये? फ्रीक्वेंसी को शो करती है। हाँ सही सही। ये हमने नीचे जो हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन निकाला है डीटीएफटी से। डीटीएफटी से बिल्कुल, इस जनरल इक्वेशन का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स निकाला है। अच्छा, अब हम इसको एक चीज यहाँ पे क्या था, अगर इनमें सारों टर्म्स में क्या कॉमन था, वाई ऑफ ओमेगा कॉमन था, यहाँ पर क्या था, एक्स ऑफ ओमेगा कॉमन था। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन हम कहते हैं आउटपुट मतलब वाई ऑफ ओमेगा अपॉन इनपुट एक्स ऑफ ओमेगा। तो इस फॉर्मेट में हम लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो y है ये यहीं रहने देंगे, इसके साथ ये जो पूरा टर्म है ये जो है इसको हम ले आएंगे इक्वल की साइड, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। और ये जो है एक्स ऑफ ओमेगा यहाँ पर है ना, इसको इस तरफ ले जाएंगे इक्वल की साइड, तो ये बन जाएगा। तो हमारे पास एक जनरल फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ द डिफरेंस इक्वेशन मिल गया। ऐसा ऊपर नीचे आ गया, नीचे वाला जो एक्स ओमेगा वाला है वो आ गया नीचे, नहीं वो ऊपर चला गया। हाँ, एक्स ऑफ ओमेगा ये जो ये यहीं पे था, ये यहीं पे था क्योंकि इक्वल की साइन है, और ये डिवाइड में आ गया। ठीक है, ये डिवाइड में यहाँ पे आ गया और ये एक्स ऑफ ओमेगा उस तरफ डिवाइड में चला गया। मतलब सिंपल मैथ है, कोई मुश्किल नहीं है। तो अब नहीं, अच्छा, अब ये जो हम कहलाएंगे एक सिंपल फिल्टर का एक जनरल रिस्पांस फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ द डिफरेंस इक्वेशन। अब क्योंकि फिल्टर्स को जो है ना विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंस इक्वेशन शो किया जाता है, तो यही फ्रीक्वेंसी रिस्पांस हम कहेंगे फिल्टर्स का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है इन जनरल। ओके, आई होप कि ये बात क्लियर हो गई होगी। अब देखें इनके प्रॉब्लम्स देखते हैं हम। सही। ठीक है, है, अभी तक कोई नहीं है लड़का था, पता नहीं क्लास में। आई डोंट नो, नहीं आ रहे तो अपना नुकसान कर रहे हैं, फोकस नहीं होंगे तो सारी बात है फिर एग्जाम में मुश्किल हो जाएगी उनको। सो अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को फैसिलिटेट कर सकता हूँ, बाकी तो हर किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। अब बच्चे तो नहीं है कि डंडा मार के यहाँ वो पेरेंट्स को कॉल करके बुलाएं, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि बड़े हैं सारे रिस्पॉन्सिबल बंदे हैं, ये तो होपफुल। अच्छा चलो ठीक है, उनको छोड़ो, हम अपना टाइम ज़ाया नहीं, हम अपना टाइम ज़ाया नहीं करते। ठीक है, तो हम यहाँ पर हैं। अब प्रॉब्लम में क्या है, एक डिफरेंस इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, ये जनरल डिफरेंस। अब इसको करना है डीटीएफटी के थ्रू। ये डिफरेंट इक्वेशन के हिसाब से क्या कह रहे हैं? हाँ क्या कहा आपने? भाई, अपना ये सॉल्व करना है अभी डिफरेंट। हाँ, हाँ आपने कहा, मैंने कहा कि अभी ये सॉल्व करना है ना डिफरेंट इक्वेशन में, डीटीएफटी में। डिफरेंस इक्वेशन से डीटीएफटी में फ्रीक्वेंसी रिस्पांस मालूम करना है अपना डिफरेंस इक्वेशन से। एक डिफरेंस इक्वेशन है एक्चुअली ये, जहाँ से ये डिफरेंस इक्वेशन है, हाँ यहाँ से डीटीएफटी अप्लाई करके इसको हम हाँ ट्रांसफर फंक्शन में मतलब कन्वर्ट करेंगे, जो कि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस होगा। अच्छा अब ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल चीजें जब समझ में भाई ट्राई करने से कोई मुश्किल नहीं है। अब क्या होता है, इसमें कुछ भी नहीं है, आप आए यहाँ पे, ये इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस वाई ऑफ ओमेगा रहेगा, ये 0.1 सेम रहेगा। अब क्योंकि डिले यहाँ पे 1 है तो ये उतनी डिले का यहाँ पे कंपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा ई पावर माइनस जे ओमेगा, और यहाँ पे वाई ऑफ एन की वजह से वाई ऑफ ओमेगा आ जाएगा, प्लस 0.85 सेम आएगा। डिले कितना है, 2 का है, तो एक्सपोनेंशियल ना ई पावर माइनस जे 2 ओमेगा
मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये y ऑफ ओमेगा सेम रहेगा क्योंकि ये y का डिले है ना, तो उस वजह से y ऑफ ओमेगा एंड सेम फॉर दिस साइड। ठीक है, यहाँ पे x ऑफ ओमेगा आ गया, यहाँ पे 0.3 आ गया, डिले 1 है तो ई पावर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से y को कॉमन निकालेंगे और इसमें से x को कॉमन निकालेंगे। ठीक है, जब y को कॉमन निकालेंगे तो y का y अपन y ऑफ ओमेगा और डिवाइडेड बाय x ऑफ ओमेगा बनाने की कोशिश करेंगे। तो उसमें हमारे पास जो x यहाँ पर है, ये जो x इधर कॉमन लेंगे तो ये यहाँ पे कॉमन लेंगे तो डिवाइड की उस साइड चला जाएगा तो डिवाइड पे आ जाएगा, और सॉरी इक्वल की उस साइड जाएगा। जब x यहाँ से कॉमन लेंगे इक्वल की उस तरफ जाएगा तो यहाँ पे हाँ, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड हो ये गया, ठीक है। यहाँ पे x ऑफ ओमेगा कॉमन था, यहाँ पे आ गया। सिमिलरली ये जो y ऑफ ने कॉमन लिया, अब क्योंकि इसके नीचे सही है। x ऑफ ओमेगा आ गया तो ये जो टर्म है ये डिवाइड के इस तरफ आएंगे तो ये यहाँ पर आ गए। तो इक्वेशन आपकी बन गई ये, और ये बन गया आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ दिस, अच्छा ओमेगा। इस इक्वेशन का। हाँ, ठीक है, अब बात समझ में आ गई। फिर कौन सी सर? सही सर। अच्छा, अब मैं जो है तो आज आपको तो इतना क्लास रखें सर? जी आज इतना क्लास रखें, 1 घंटा? नहीं, मैं हमें कर लेते हैं, ये सिंपल है, ये जो कॉन्सेप्ट समझ लें। ठीक है, अब इसमें से हम्म, एक और काम भी है, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एंड ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, ये ठीक जो है ना सर। इनके प्रॉब्लम्स रिलेटेड है, इनको कंप्लीट करते हैं, फिर उसको एंड करते हैं, क्योंकि वैसे भी अभी लड़के आए नहीं है, रिकॉर्डिंग में करते तो एक चीजें समझ में आई हुई है ना, आपको भी समझ में आ रही हैं तो हाँ हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल सर, वो आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह जोर लगा रहे हैं दिमाग पे। हाँ, तो थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। ठीक है, अब क्या होता हाँ, है, आपके पास एक ट्रांसफर फंक्शन है, अब उससे डायरेक्ट जो है ना फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स निकालेंगे। ट्रांसफर फंक्शन क्या है, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब इससे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स डायरेक्ट निकालना है, बहुत ही सिंपल है। क्या करना है बताएंगे आप, मैंने पिछले डिस्क्राइब किया था। सर हाँ, ये जो आपने बताया था ऐसा फैन का सर, वो जो इसमें इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हम तो कभी नहीं लेंगे, तो हाँ उसकी ना कोई वैल्यू होगी। अपना 0 से लेके m मतलब कोई भी इनफाइनाइट वैल्यू होगी। ठीक है, हम उसके हिसाब से करेंगे। तो ये है, ये हमें करना है, हमें एक्सप्रेशन ये देना नहीं है नहीं, सब पता नहीं सब आप क्या फ्रीक्वेंसी नहीं रिस्पांस ऑफ नहीं, फिल्टर विद। ये कुछ आप पता नहीं क्या जिक्र कर रहे हैं, इनफाइनाइट वगैरह, इनफाइनाइट वैल्यू नहीं होगी, हम हमेशा इनफाइनाइट से अवॉइड करते हैं, पहली बात। दूसरा, इसमें मैंने जिक्र किया था ना, ट्रांसफर फंक्शन से कुछ भी नहीं करना, जो जेड है ना उसको रिप्लेस कर दो ई पावर जो ओमेगा से, एग्जैक्ट सेम पावर जो है ना वही, तो ट्रांसफर फंक्शन जैसे उसमें सही। रिस्पांस आ गया। ये देख रहे हैं, जेड जितना है ना उसको रिप्लेस किससे कर दिया, ई पावर माइनस जे हम्म ओमेगा। जेड वन ने इसको रिप्लेस कर दिया किसके, हम्म, ई पावर माइनस जे ओमेगा। जितना पावर जेड का है ना उतनी वैल्यू इसमें ई पावर जे माइनस जे ओमेगा की रखनी है। यहाँ पर ये भी आ गया, सही। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है, ट्रांसफर फंक्शन से किसमें, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में कन्वर्ट हो गया। आई बात समझ में, सही। तभी मैं कह रहा था ये ऐसी चीजें हम बंदा अभी कर ले। अच्छा, जो अभी एक चीज जो है, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एंड इम्पल्स रिस्पांस, इम्पल्स जो है ना आर रिलेटेड एज। अभी हम जो करने जा रहे हैं वो है एक और जो है ना, अब ये डिफरेंस इक्वेशन है हमारे पास, वो है क्या कहते हैं कि इम्पल्स रिस्पांस के फॉर्म में। डिफरेंस इक्वेशन है इम्पल्स रिस्पांस। जब आपके पास इम्पल्स रिस्पांस आया हुआ हो तो उसका जो क्या कहते हैं कि निकालना है फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। अब ये यहाँ पे जिक्र हुआ है। ठीक है, इम्पल्स रिस्पांस किसके फॉर्म में हम लिखते हैं, एच ऑफ एन। एच ऑफ एन जो होता है उसको हम कहते हैं कि इम्पल्स रिस्पांस। अब ये इक्वेशन दी हुई है और उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस निकालना है। अगेन इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है, एच ऑफ एन जो है ना उसकी जगह सेम एग्जैक्ट सेम वे में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर आपको याद हो जो हमने अभी अभी करके आए हैं, ये सही है। डेल्टा, जब इसका हम फ्रीक्वेंसी रिस्पांस निकालेंगे, क्योंकि जो इम्पल्स का डीटीएफटी आता है ना वो आता है
आपका मेरे ख्याल में एक मिनट कितना था, हमने ये कहीं ये जिक्र किया है हमने अभी, ये स्लाइड शो हो रही है? हाँ सर, ये नहीं सर, क्या शो हो रहा है? मैं जो एक सर चीज कुछ भी दिखा, नहीं शो नहीं हो रहा सर, ये एक ब्लैंक पेपर है अपना, ये ग्रे कलर का, हाँ मैं जो दिखाना चाह रहा था एक आपको हाथ में आ रहा है बस। हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अभी अभी अब शो हो गया? अभी वो हो रहा था, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स एंड इम्पल्स रिस्पॉन्स हाँ का नजर आ बिल्कुल, रही है स्लाइड। एक्चुअली में क्या है, हाँ बिल्कुल, जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है ना, मैं इसको जो दिखाना चाह रहा हूँ अभी जो है ना, उसका जो फ्रीक्वेंसी डीटीएफ की होता है ना, 1 के बराबर है। बस सिंपल वर्ड में ये आप ध्यान में रखें। आई बात समझ में या अभी नहीं? सही सही। क्या जो इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है, इम्पल्स है ना नहीं उसका, सर, अभी तो नहीं है सर, क्या नहीं आई? स्क्रीन शो नहीं हो रही सर ये। अब अभी अभी तो वही आ रही है सर, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एंड हाँ इम्पल्स ये, रिस्पॉन्स की हाँ नजर ये, आ रही है। हाँ तो मैं यही तो दिखाना चाह रहा हूँ। जो इम्पल्स है ना, उसका जो इम्पल्स का बता दे खुद, जो है डीटीएफ है वो 1 के बराबर है, ठीक है? ओके। अच्छा, अब यहाँ पर जो है हमारे अच्छा, पास, खुद डीटीएफटी है। जिसका डीटीएफ इम्पल्स का, सिंगल एक इम्पल्स का, इम्पल्स रिस्पांस का नहीं, ये ध्यान में रखें, इम्पल्स रिस्पांस अलग चीज है। मगर एक सिंपल डायरेक्ट, क्योंकि इम्पल्स एक बेसिक एलिमेंट्री सिग्नल है, उसका जो फ्रीक्वेंसी डीटीएफ है वो 1 के बराबर है। आई बात समझ में? सो ठीक है। यहाँ पर मिसाल लो, इसका हम डीटीएफ लेंगे क्योंकि 5 कोएफिशिएंट है, सेम ही रहेगा। डेल्टा एन का जो कि सिंपल इम्पल्स है, ये इसका डीटीएफ 1 है, तो 5 इंटू 1 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर इसको जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर माइनस साइन यहाँ पे आ गई। अब डिले का, डिले क्या है, -1 है, तो डिले की वजह से ई पावर माइनस जे ओमेगा, क्योंकि जितना डिले होता है उतना का हम जो है ना ई पावर फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं। अगेन उसके साथ हमारी प्रैक्टिस क्या होती है, अगर ये एक्स ऑफ एन होता, सपोज करें एक्स ऑफ एन -1, तो ई पावर माइनस जे ओमेगा के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एक्स ओमेगा, ऐसा ही था। अब क्योंकि ये डेल्टा एन है, डेल्टा एन मतलब इम्पल्स, तो इम्पल्स का डीटीएफ 1 है, तो ये भी 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये सिर्फ ये जो एक्सपोनेंशियल कंपोनेंट आएगा। बात समझ में आ गई? सही है क्या सही है, समझ में आई या नहीं? सर, थोड़ी थोड़ी कम आ रही है सर, ये अब तक आई था अपना 5 माइनस है, जो अपना 0.2 जो ओमेगा, ये यहाँ से तक समझा दे सर। ओके, कुछ भी नहीं है, जो डेल्टा एन जहाँ पे आ जाए ना, वहां पर हम जितना डिले आता है ना, बस उनको, उन डिले को जो है ना कंपोनेंट रखते हैं, बाकी सारे कुछ नहीं रखते। अब ये देखें, 5 सेम ही आ गया, इसमें डिले 1 यूनिट है वो आ गया, ये 0.2 इसमें डिले 2 है, तो 2 का एक्सपोनेंशियल आ गया, 0.0 और 3 है, तो ये 3 का एक्सपोनेंशियल आ गया, क्योंकि 3 का डिले। अच्छा, तो समझ गया, पूरा समझ गया, पूरा समझ गया। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, ये एग्जैक्ट सेम ही है, मगर वहां पे एक्स ऑफ एन होता था तो हम यहाँ पे एक्स ऑफ एन लिखते थे। अब क्योंकि एक्स ऑफ एन या वाई ऑफ एन यहाँ पर नहीं है, क्योंकि डेल्टा एन है, तो डेल्टा एन का बिजाते खुद डी 1 है, तो उसके लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। आई होप कि अब क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके के प्रॉब्लम में, फॉर सपोज मैं फाइनल में एग्जाम्पल यहाँ दे सकता हूँ, या इवन क्विज में अभी जो थर्ड क्विज होगी उनमें भी ऐसा कुछ हो, इस तरीके की प्रॉब्लम दे दी जाए, वैल्यू कुछ चेंज करके, डिले मिसाल लो यहाँ पे 3 के बजाय 5 दे दे, अगर समझ में आया हुआ तो कोई मसला ही नहीं है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास जो एक रिलेशन है, चार्ट है। सिस्टम चार्ट है, सिस्टम आउटपुट का इन दी फ्रीक्वेंसी डोमेन। होता क्या है, टाइम डोमेन में हमारे पास क्या होता है,
x ऑफ n को जब हम डिफरेंस इक्वेशन में इनपुट देते हैं तो हमें एक मिलता है आउटपुट y ऑफ n। मतलब ये ऐसे ही है कि इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप जो है हमने शो किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंस इक्वेशन इन द टाइम डोमेन। अब यहाँ पे दूसरा क्या है, जब आपके पास इम्पल्स रिस्पांस आपके पास हो h ऑफ n, तो उसको जब हम x ऑफ n देते हैं इनपुट, तो उसका जो आउटपुट रिलेशन होता है वो ये होता है जिसको हम कहते हैं कन्वोल्यूशन। अगर ये कन्वोल्यूशन के प्रॉब्लम मैंने एग्जाम में भी दिए, असाइनमेंट में भी दिए और मेरे ख्याल में क्विज में नहीं दिए। तो ये कन्वोल्यूशन का कॉन्सेप्ट अभी होपफुली पूरा समझ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया तब भी खैर है, कोई मसला नहीं। अभी जो है ना इसको लेक्चर्स को रिवाइज कर लीजिएगा। और मगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब होता क्या है, जब आपके पास इम्पल्स रिस्पांस हो और एक इनपुट हो, कोई भी आर्बिट्ररी इनपुट, तो उसका जो आउटपुट है वो इसके बराबर होता है। मतलब इम्पल्स रिस्पांस कन्वॉल्व विद एक्स ऑफ n, तो हमें मिलेगा आउटपुट। ठीक है। फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होता है, आपके पास होता है ट्रांसफर फंक्शन। उसको जब इनपुट देते हैं तो हमें आउटपुट होता है y जो होता है आउटपुट होता है o इज इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन मल्टीप्लाई बाय इनपुट। बात समझ में आई या नहीं आई? सिंपल है। हाँ बिल्कुल आई। ट्रांसफर फंक्शन के साथ इनपुट मल्टीप्लाई कर दो, आपका आउटपुट आ जाएगा इन फ्रीक्वेंसी हाँ डोमेन। क्योंकि सही है। यहाँ पे आसानी होती है तभी तो हम फ्रीक्वेंसी डोमेन। अच्छा, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में क्या होता है, ये हो गया ट्रांसफर फंक्शन के फॉर्म में। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस मतलब एच ऑफ ओमेगा। जब आपके पास एच ऑफ ओमेगा हो, मतलब फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ द सिस्टम हो या इम्पल्स रिस्पांस ऑफ द सिस्टम हो, ठीक है, इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, तो हमारे पास इनपुट जब आएगा तो उसका आउटपुट भी यही होगा। हम ट्रांसफर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को मल्टीप्लाई करेंगे इनपुट से और हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो आई होप कि ये बात तो ऑब्वियस ही बात है, समझ में आ गई होगी या आ जाएगी। ठीक है। ठीक है। अब ये ध्यान में रखें, मतलब जब फ्रीक्वेंसी डोमेन में आउटपुट निकालना हो, ये दोनों फ्रीक्वेंसी डोमेन होते हैं। जेड डोमेन भी फ्रीक्वेंसी डोमेन है और ट्रांसफर फंक्शन, मगर ये जेड डोमेन को हम ट्रांसफर फंक्शन कहते हैं। और जो एच ऑफ ओमेगा ये भी फ्रीक्वेंसी डोमेन है, इसको हम फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कहते हैं। ठीक है। ठीक है। और ये वही बात है जो हमने अभी जिक्र की है, सारी वही चीजें हैं जो हमने जिक्र किया है। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, अब ये जो चीजें आपको नजर आ रही हैं, ये कुछ नहीं है। अब क्या किया हुआ है, क्योंकि एक जो यहाँ पे the frequency response analysis system behaviors in terms of individual frequencies, this equation is normally only used when the input is sinusoidal। अच्छा, अब जब आप कोई फॉर सपोज जो इनपुट दें एक्स ऑफ एन, वो साइनोसाइडल हो, मतलब कॉस हो या साइन हो, इस तरीके की, कि हम साइन और कॉस को इन द फॉर्म ऑफ फेजर भी लिख सकते हैं। ये हमने बेसिक आपने फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में पढ़कर आए होंगे कि एक सिंपली फेजर में भी साइनोसाइडल्स को लिखा जाता है। तो ये उस चीज को यहाँ पे शो किया हुआ है कि जब आपके पास इनपुट फेजर फॉर्म में हो, तो फिर हम उसको यहाँ पे यही जो ट्रांसफर फंक्शन जो कि ये है, इसको भी हम फेजर फॉर्म में ले सकते हैं और इसको इनपुट को भी फेजर फॉर्म में लिख सकते हैं। और होता क्या है कि फेजर फॉर्म में जो एम्पलीट्यूड्स होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और फेजेस आपस में ऐड हो जाते हैं। ठीक है। ये वही चीज यहाँ पर पूरी समझाई हुई है। बाकी पीछे बैक एंड पे वही सेम काम है जो हम पहले करके आए। अच्छा, सर बाकी कल करें सर क्योंकि क्लास में। अच्छा क्यों अभी समझ नहीं आ रहा? चलो अभी सर ठीक है। नहीं सर, क्योंकि अभी जाना है सर, वाले साहब को लेके जाना है सर। ओके, फिर मैं आज का ये लेक्चर यहाँ पे जो जो एग्जाम्पल नंबर 6 है यहाँ से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। और फिर कल ठीक है हम सर। इसको बैठ के यहाँ पे जो है, अच्छा मुझे कल नहीं, कल टाइम दे दें तो कल बैठ के कर लें। कल मेरे ख्याल में 5 बजे के करीब यहाँ शाम के टाइम में, सही है? शाम के सुबह के टाइम तो आज जाएंगे वैक्सीन लगवाने, तो पता नहीं कब फ्री होंगे रात के टाइम। आज ना, मैं कल कल की बात कर रहा हूँ ना, कल शाम को। हाँ वही तो, कल कल इंशाल्लाह। ठीक है। ओके ओके, फिर से इंशाल्लाह कल होगा। और मैं ठीक है लेक्चर सर। यहाँ पे वाइंड अप कर रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। ठीक है ओके।